माँ को पापा अपने साथ शहर लेकर गए। ये बात जब रिया, दीप्ति और कार्तिक को पता चली तो तीनों बहुत खुश हुए। और क्यों ना खुश हों, माँ अकेली गांव में रहती थी। ये बात तीनों को बहुत सताती थी। एक चिंता हमेशा मन को सालती रहती थी, कहीं माँ की तबीयत खराब ना हो जाए, या फिर रात को अचानक माँ की तबीयत खराब हो गई तो क्या होगा। तीनों अब चिंता मुक्त हो गए और बहुत खुश भी हैं। अगर कोई सबसे ज़्यादा खुश है तो वो है विनीता। ये नया परिवर्तन, नया जीवन विनीता को बहुत भा रहा था। वो तो खुशी खुशी शहर के घर को अपने हिसाब से सजाने संवारने में लग गई। आस पड़ोस के लोगों से भी थोड़ी बहुत जान पहचान हो गई और उम्मीद है दोस्ती भी आगे हो जाएगी। कभी कभी विनीता को गांव का घर भी बहुत याद आता है, क्योंकि उसी घर में वो छोटी सी उम्र में बहू बनकर आई थी। तब से लेकर अब तक का जीवन उसी घर में बीता। उस घर के कोने कोने से बचपन से इस उम्र तक की सारी यादें जुड़ी हैं। अम्मा और बाबूजी के साथ बिताए कुछ खट्टे मीठे पल दिल में बसे हुए हैं। विनीता अपने काम में मग्न थी। अचानक पति नारायण ने आकर आवाज़ दी, विनीता, विनीता, कहाँ हो तुम? क्या कर रही हो? अरे दीप्ति का फ़ोन आया है, लो दीप्ति से बात कर लो। दीप्ति का फ़ोन आया है सुनकर विनीता सारे काम छोड़कर दौड़ कर आई और फ़ोन ले लिया। हेलो दीप्ति बेटा, कैसी हो? मैं अच्छी हूँ मम्मी, आप कैसी हो? शहर में आकर कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है बेटा, पर गांव की याद बहुत आती है। पता नहीं कैसा पड़ा होगा गांव का घर। मम्मी, आप शहर आ गई हो तो शहर के घर के साथ खुश रहो, खुश होकर जिंदगी जियो। गांव के घर को कब तक याद करके परेशान होती रहोगी? हाँ, तू ठीक ही कह रही है। तेरे पापा के साथ रहने का मौका जिंदगी में पहली बार आया है। मुझे यहीं पर खुश रहना चाहिए। इस पल को अच्छे से जियो। कुछ महीनों के बाद गांव चली जाना, एक बार पापा के साथ जाना और पापा के साथ ही फिर वापस आ जाना। अब आपको अकेले रहने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम लोगों को बहुत चिंता होती है। मम्मी, मैं और रिया दोनों ने मिलकर तय किया है कि आपके पास आकर कुछ दिन रहेंगे। खूब मज़ा आएगा। दीप्ति और रिया की आने की बात सुनकर विनीता खुशी समेट नहीं पा रही थी। बहुत खुश होकर उसने कहा, क्या कहा तुमने? तुम दोनों आ रही हो? मेरे पास आकर रहना चाहती हो? ये तो बहुत अच्छा किया बेटा। तुम दोनों की बहुत याद आ रही है मुझे। एक बात है दीप्ति बेटा, तुम्हारा अभी 9वां महीना चल रहा है। तुमने क्या सोचा है डिलीवरी के बारे में? मैं तो तुम्हारे पास आकर रह नहीं पाऊंगी। तुम मेरे पास ही आ जाओ छुट्टी लेकर। कुछ महीने मेरे पास ही रहना। अपने सासू माँ और ससुर जी से पूछकर सारे कार्य करना बेटा। उनका दिल नहीं दुखाना चाहिए, समझी? हाँ माँ, उनसे पूछकर मैंने और रमेश ने ये मिलकर तय किया है कि डिलीवरी तुम्हारे पास कराएंगे और कुछ महीने तुम्हारे पास ही रहेंगे। बहुत मन कर रहा है तुम्हारे पास आने का, तुम्हारे हाथ से बने स्वादिष्ट खाना खाने का। अच्छा हुआ तुम पापा के साथ शहर आ गई। गांव में रहती तो तुम्हारे पास आना संभव नहीं हो पाता। ये तो बताया ही नहीं बेटा, कब आ रही हो तुम दोनों? बस मम्मी, इसी रविवार को हम दोनों आ रहे हैं। बस 2 दिन बचे हुए हैं। ठीक है बेटा, अच्छे से आ जाओ और अपनी तबीयत का ध्यान रखना। बाकी आने के बाद बहुत सारी बातें करेंगे मिलकर बैठकर। अच्छा माँ, फिर मैं रखती हूँ फ़ोन। तुम भी अच्छे से रहना, खुश रहना। विनीता के चेहरे पर खुशी की लालिमा देखकर नारायण ने पूछा, क्या बात है, इतनी खुश दिख रही हो बेटी से बात करके? मैं आपको बताने जा रही थी, बहुत खुशी की खबर है। दीप्ति और रिया दोनों आ रही हैं मेरे साथ रहने के लिए। कुछ दिनों की छुट्टी लेकर आ रही हैं। वैसे आपको तो पता ही है, दीप्ति का 9वां महीना चल रहा है। डिलीवरी मेरे पास रहकर करवाना चाहती है। मैंने भी कह दिया डिलीवरी के बाद कुछ महीने मेरे पास रहना, मुझे भी अच्छा लगेगा। क्यों जी, मैंने ठीक कहा ना? ठीक ही नहीं, बहुत अच्छा किया तुमने। मैं भी सोच ही रहा था कि दीप्ति को बुलवा ले, पर अच्छा ही हुआ उसने खुद ही तय कर लिया आने के बारे में। दीप्ति और रिया आई तो विनीता दोनों बेटियों में ऐसे रम गई कि समय का पता ही नहीं चला। देखते ही देखते डिलीवरी का समय आ गया। नर्स ने आकर जब विनीता को बताया कि उसने एक बेटे को जन्म दिया है, विनीता का तो खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। पहली बार नानी बनने का एहसास इतना सुखद होता है, ये विनीता को अब पता चला। ये एक ऐसी खुशी है जिसको समेटना मुश्किल होता है और खुशी से कहना भी मुश्किल। उसका मन खुशी के झूले में झूलने लगा
उससे सब्र करते नहीं बन रहा था। कब डॉक्टर परमिशन दे दे और जाकर अपने नाती का प्यारा सा मुखड़ा देखे। विनीता अपने नाती की देखभाल में ऐसे रम गई कि सुबह और शाम का पता ही नहीं चलता। कब सूरज पूरब में उगता है और पश्चिम में कब ढल जाता है, ये तो ढलने के बाद ही पता चलता है, जब चारों ओर अंधेरा होने लगता है। देखते ही देखते 6 महीने हो गए और दीप्ति के जाने का समय आ गया। इन 6 महीनों को विनीता ने भरपूर जिया। एक बार पुनः जैसे नाती के साथ साथ स्वयं का बचपन भी लौट आया था। नाती को कब खिलाना है, कब नहलाना है, कब उसके साथ खेलना है, बस रात दिन इसी में समय कब निकल जाता था पता ही नहीं चलता। दीप्ति को लेने उसका पति रमेश आया है। उसको विदा करते समय फिर विनीता की आंख नम होने लगी। ये आंखें हैं कि नम हुए बिना मानती ही नहीं। पहले तो केवल दीप्ति को विदा करना होता था, परंतु अब तो उसके साथ दिल का टुकड़ा नाती को भी विदा करना पड़ रहा है। फिर ये आंखें नम हुए बिना कैसे मानेंगी। अपने नाती को गीली आंखों से विदा करते हुए विनीता का दिल का कोना फिर एक बार सूना हो गया। विनीता का मन समझने को तैयार ही नहीं है कि यही जिंदगी है, कभी खुशी तो कभी गम, कभी मिलना तो कभी बिछड़ना। विनीता का भोला मन इस सच्चाई को मानने को तैयार ही नहीं होता। पति के घर आने पर शाम को विनीता ने मन की बात छेड़ दी। सुनिए जी, चलिए ना, कुछ महीनों के लिए गांव चलते हैं। दीप्ति और राज के जाने के बाद घर बहुत सूना सूना लग रहा है। दीवारें जैसे काटने को दौड़ती हैं। आप तो घर में नहीं रहते, मुझे दिन भर घर में ही रहना पड़ता है। गांव में तो कई लोग मिलने जुलने आ जाते हैं, बातें हो जाती हैं। शहर में ऐसा कहाँ संभव हो पाता है। गांव में मेरी बचपन की सहेलियां भी हैं, उनके साथ समय कट जाता है। घर की देखभाल की भी आवश्यकता है। चल कर देखते हैं घर की क्या हालत है। चलेंगे, रिटायरमेंट का बस 1 महीना रह गया है। 1 महीना और रुक जाओ, फिर हम कुछ महीनों के लिए नहीं, हमेशा के लिए ही गांव जाकर रहेंगे। बच्चे आते जाते रहेंगे गांव में, मेरा भी गांव में मन लग जाता है। बचपन के दोस्त गांव में ही तो हैं। मैंने तो मन पक्का बना लिया कि गांव में जाकर इस बार जितनी अपनी ज़मीन है, पूरी ज़मीन में फलों के पौधे लगाएंगे। उन पौधों की देखभाल में समय कहाँ से कहाँ निकल जाएगा पता ही नहीं चलेगा। जब हम नहीं रहेंगे विनीता, तब बच्चे आएंगे गांव में और स्वादिष्ट मीठे मीठे फल खाएंगे और हमें याद करेंगे। खुशी की चमक से नारायण का चेहरा आलोकित हो उठा। आप तो दिन में बैठकर ही बड़े बड़े सपने देख रहे हैं। वैसे बात सही की है आपने, गांव में जाकर हम दोनों के पास कोई काम तो होना चाहिए। पहले तो अपने बच्चों में मन रमा रहता था, बच्चों से दूर रहकर कहीं न कहीं मन तो लगाना पड़ेगा। और मन अगर देश की भलाई में लगे तो इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। पति की बातें सुनकर विनीता की उदासी थोड़ी दूर हुई। उसने पति की ओर देखकर एक मुस्कान बिखेर दी। अरे वाह, आजकल तुम तो बड़ी समझदारी की बात करने लगी हो, देश के बारे में भी सोचने लगी हो। ये तो बड़ी अच्छी बात है। मैं जानता हूँ तुम्हारा मन शहर में बहुत देर तक नहीं लग सकता। गांव की बात करते ही चेहरे पर मुस्कान आ गई। विनीता की ओर देखकर नारायण ने मुस्कुराते हुए कहा, जिसका पूरा जीवन ही गांव में बीता, उसका मन शहर में कैसे लग सकता है। गांव मुझे बुला रहा है, माँ बाबूजी की यादें मुझे बुला रही हैं। विनीता ने भी पति की ओर देखकर एक मुस्कान बिखेर दी और पूरे वातावरण में जैसे खुशी की चमक फैल गई। गांव आकर घर में प्रवेश करते ही विनीता ने देखा घर की हालत बहुत खराब हो गई है। मकड़ी के जाले पड़े हुए हैं, पूरे घर में धूल ही धूल। फिर क्या था, बिना आराम किए ही लग गई घर की सफाई करने में। ऐसा कभी हो सकता है विनीता जहाँ पर हो वो घर गंदा रहे, और वो भी विनीता का प्यारा घर जिसमें उसका दिल बसा हुआ है। गांव में आने की खुशी विनीता के शरीर में जैसे ऊर्जा भर दी। 2 गुने जोश के साथ लग गई अपने घर को फिर से एक बार सुंदर रूप देने के लिए। अरे थोड़ी देर चैन से बैठ लो, घर कहाँ भागा जा रहा है। अब तो यहीं पर रहना है, कर लेना साफ सफाई आराम से। विनीता को अत्यधिक उत्साहित देखकर नारायण ने कहा, पहले सफाई कर लेती हूँ, फिर नहा धोकर शांति से बैठूंगी। आप भी थोड़ी सी मदद कर दीजिए ना, 1 बाल्टी पानी भर दीजिए, मैं घर में पोछा लगा देती हूँ। पूरे घर में धूल ही धूल है। घर की सफाई करके नहा धोकर रसोई घर में चली गई विनीता। ज़्यादा कुछ तो बना नहीं पाएगी क्योंकि अभी तक घर ठीक से जमा नहीं, केवल दाल चावल ही बना लिया जाए। सोचकर दाल चावल चढ़ा दिया।
दोपहर का खाना खाकर विनीता थोड़ी देर बैठी थी कि गांव की सहेली माधुरी आ गई। आजा आजा माधुरी, बैठ जा, कैसी है? बहुत दिनों के बाद मिलना हुआ तुझसे। खुशी से चहकते हुए विनीता ने कहा, मैं तो अच्छी हूँ, तू कैसी है? और सुना कैसा रहा शहर में रहना, शहर का जीवन? खुशी जताते हुए माधुरी ने कहा, शुरू शुरू में तो अच्छा नहीं लग रहा था माधुरी। गांव की याद बहुत आ रही थी, तुम सबकी बहुत याद आती थी। गांव में जैसे एक दूसरे से मिलकर बातें कर लेते हैं, शहर में ऐसा नहीं हो पाता है। सब अपने अपने घरों में व्यस्त रहते हैं। जैसे अभी तू आ गई बिना पूछे। शहर में कहीं जाना है तो पहले देखना पड़ता है कि सामने वाले के पास समय है कि नहीं है, फिर घंटी बजाओ। यहाँ तो बिना घंटी बजाए तू घर के अंदर चली आई। ऐसा कहाँ होता है शहर में। मुझे वो बंधन पसंद नहीं आता। बाद में मेरी दोनों बेटियां आ गई थी मेरे पास। समय कैसे निकल गया पता ही नहीं चला। सब लोग चले गए तो घर बहुत सूना सूना लग रहा था। हाँ, तुम्हें एक खुशखबरी सुनाती हूँ। मैं नानी बन गई हूँ। दीप्ति को बेटा हुआ है, बहुत प्यारा है। अरे बधाई हो नानी जी। दूर से क्यों बधाई दूँ, आ गले लग जा। हंसकर माधुरी विनीता के गले लग गई। अब देख, गांव में मेरा दिल इसीलिए लगता है, कितना अपनापन है हम लोगों में। शहर में अपनापन जोड़ नहीं पाई, सब लोग थोड़ी दूरी बनाकर रखते हैं। मैंने ऐसा महसूस किया, हो सकता है मुझ में ही कोई कमी हो, या फिर शहर की जिंदगी मुझे रास नहीं आई हो। अब तो मैं हमेशा के लिए गांव आ गई। अब मेरी अर्थी गांव से ही उठेगी। अरे शुभ शुभ बोल, इतनी जल्दी मरने की बात क्यों कर रही है? अभी तो तुझे बहुत लंबी जिंदगी जीना है। नानी बनी है, अभी दादी भी बनना है। नाती पोतों को पाल कर अच्छी शिक्षा देकर बड़े करने हैं। उनका शादी ब्याह करना है, बहुत सारे कर्तव्य अभी बाकी हैं। हंसते हुए माधुरी ने विनीता को छेड़ा। हाँ, तू सच कह रही है, पर मैं सच कह रही हूँ। मैं अब शहर नहीं जाने वाली। अगर तेरी बहू ने बुला लिया तब तो जाना ही पड़ेगा। क्या बहू के डिलीवरी के समय नहीं जाएगी? ऐसा हो सकता है भला? मैं विनीता को बहुत अच्छे से जानती हूँ। मुस्कुराते हुए माधुरी ने कहा, तूने सच कहा माधुरी, मैंने तो इतना सोचा ही नहीं था। बड़ी चतुर है तू। तेरे संग बातें करके मन खुश हो जाता है। शाम होने को है, चल दोनों मिलकर रसोई घर में चलते हैं, चाय बनाते हैं। इनको भी चाय बनाकर देती हूँ। दोनों उठकर रसोई घर की ओर चल दी। गांव की विनीता कुछ महीने शहर में रहकर पुनः लौट आई तो उसे गांव की जिंदगी भाने लगी। पुनः अपने घर गृहस्थी में रम गई विनीता। घर गृहस्थी भी क्या, केवल दो ही लोग हैं, परंतु रोज शाम को गांव की कोई सहेली या पड़ोसन आकर बैठ जाती है और गांव भर की खबर देती है, तो विनीता का मन भी बहल जाता है उनके संग बातें करके। विनीता के पति नारायण भी सेवानिवृत्त जिंदगी का आनंद ले रहे थे। कभी किसी दोस्त के घर जाते, तो कभी किसी चाचा के घर, तो कभी किसी मौसा के घर, कभी पूजा मंडप में, जहाँ पर रोज शाम को पंचायत मंडली बैठा करती है। वहीं जाकर बैठ जाता तो पूरे गांव भर की खबर लेकर आता है और रस ले लेकर विनीता से वो बातें बताता। अभी तक तो विनीता सासू माँ और ससुर जी तथा बच्चों के साथ घर गृहस्थी में रमी हुई थी, परंतु अब अपने पति के साथ जीवन का एक नया अनुभव मिल रहा है। जीवन का ये अनुभव परिवर्तन उसे अच्छा लग रहा है। नारायण ने अपने जमीन पर फलों के पौधे भी लगाए। रोज उनकी देखभाल करने में दोनों का बहुत सारा वक्त निकल जाता है। खुशी भी बहुत मिलती है उस कार्य से दोनों को। नारायण को देखकर गांव के कुछ और लोग भी इसका अनुसरण करने लगे। धीरे धीरे सबकी खाली जमीन में हरियाली छाने लगी। अब गांव पहले से ज़्यादा हरा भरा तथा सुंदर दिखने लगा। लोग अपना जो समय बेकार की बातों में बिताते थे, वो समय अब अच्छे कार्य में लगाने लगे। धीरे धीरे पूरे गांव में भी ये बात फैलने लगी और नारायण तो गांव गांव में विख्यात हो गए। गांव में आए हुए विनीता को अभी कुछ ही महीने हुए हैं। जिंदगी की गाड़ी सुचारू रूप से चल ही रही थी कि एक दिन अचानक कार्तिक का फोन आया और उसने बताया कि नायरा की तबीयत ठीक नहीं है। दोनों को अपना सामान समेटकर पुनः एक बार शहर जाना पड़ेगा। नायरा की तबीयत खराब सुनकर विनीता चिंतित तो हुई, परंतु दोबारा शहर जाने के लिए उसका मन तैयार नहीं हो रहा था। शहर की जिंदगी उसे बंधन जैसी लगती है। जो खुलापन और आज़ादी गांव में है, वो शहर में कहाँ। परंतु मजबूरी है, जाना तो पड़ेगा ही। मन में चिंता का बोझ बढ़ा।
ये विनीता के उदास चेहरे से स्पष्ट झलक उठा। ना चाहते हुए भी विनीता गांव से पुनः एक बार बिछड़ने का दुख मन में लेकर सामान समेटने में लग गई। ऐसा नहीं कि बेटे के पास जाने की खुशी नहीं है, खुशी है, परंतु शहर की जिंदगी पसंद नहीं है। जब जब कर्तव्य की बारी आती है तो पसंद नापसंद का तो सवाल होता ही नहीं। सदैव विनीता अपने कर्तव्य को प्रधानता देती रही। आज भी वही किया उसने। मन की उदासी को अलविदा करने के लिए उसने एक दीर्घ श्वास छोड़ा और होंठों पर मुस्कुराहट लाकर कर्तव्य निभाने के लिए स्वयं को तैयार करने लगी। शहर पहुंचते ही विनीता को ये समझने में देर नहीं लगी कि नायरा गर्भवती है। बार बार उल्टियां करना, चक्कर आना, खाने के प्रति अरुचि इस बात का पक्का सबूत है। बहुत कमजोर और बहुत दुबली हो गई है नायरा। देखकर विनीता को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, परंतु ये अवस्था ऐसी होती है कि डॉक्टर भी ज़्यादा कुछ नहीं कर पाते। समय के साथ ये सब ठीक हो जाएगा। विनीता का काम नायरा की देखभाल करना। उससे जितना बन पड़ता है वो प्रयास करती रहती है। नायरा को क्या खाना पसंद है, क्या नहीं पसंद है, कब क्या खाना है, इस बात का पूरा ध्यान रखती है विनीता। विनीता को तो अपना मन रमाने के लिए कुछ न कुछ कार्य चाहिए। मिल गए उसको मन रमाने वाले कार्य। अब मोनिका पहले से ज़्यादा स्वयं को स्वस्थ और सुरक्षित महसूस करने लगी। क्यों नहीं करेगी भला। देखभाल करने के लिए विनीता जैसी सासू माँ जो आ गई। इतनी प्यारी सासू माँ भला कितने लोगों के नसीब में लिखी है। सचमुच नायरा स्वयं को इन दिनों भाग्यशाली समझ रही थी। कुछ दिन छुट्टी लेकर घर में रहने के पश्चात नायरा पुनः ऑफिस जाने लगी। ना सुबह उठकर नाश्ता बनाना, ना टिफिन तैयार करने का झंझट, ना शाम को आकर चाय बनाना एवं रात के खाने की व्यवस्था करने की समस्या। विनीता भला नायरा को ये सब काम करने की अनुमति कैसे दे सकती है। एक तो दिन भर ऑफिस का कार्य करके थकान होती है, ऊपर से घर आकर भी कार्य संभाले। विनीता की देखरेख में नायरा के स्वास्थ्य में दिन प्रतिदिन सुधार होता जा रहा है। आजकल नायरा स्वस्थ एवं सुंदर लगती है। उसे देखकर विनीता के मन में आता है, हो ना हो नायरा बेटी को जन्म देने वाली है। ये बात कितनी प्रतिशत सही है ये तो पता नहीं, परंतु गांव में ऐसी कहावत मशहूर है कि जब माँ स्वस्थ हो और दिखने में सुंदर लगे तो बेटी होती है, अन्यथा बेटा होता है। जो भी हो, विनीता को इस बात की चिंता नहीं है। विनीता तो इस बात से खुश है कि नायरा का स्वास्थ्य इन दिनों बहुत अच्छा चल रहा है। वो बहुत खुश रहती है। जच्चे को बच्चा होने से पहले खुश रहना अति आवश्यक है, तभी एक स्वस्थ बच्चे को जन्म दे सकती है माँ। नायरा ने एक स्वस्थ सुंदर बेटी को जन्म दिया। सुनकर विनीता के पांव तो जमीन पर नहीं पड़ रहे थे। वो तो जैसे खुशी के मारे हवा में उड़े जा रही थी और हवाओं संगी अपनी खुशी बांट रही है। अब वो दादी बन गई है। दादी बनने की खुशी भी नानी बनने की खुशी से कम नहीं। असल में दोनों का एक दूसरे से तुलना करना ही बेकार है। कौन सी खुशी ज़्यादा है और कौन सी खुशी कम है, ये कहना अत्यंत कठिन है। जब पहली बार विनीता ने एक बेटी को जन्म दिया था, तब सासू माँ ने किस तरह रो रो कर अपना बुरा हाल कर लिया था और कितना कोसा विनीता को। ये बातें याद आते ही विनीता की आंखें नम होने लगती हैं। विनीता ये बात अच्छे से समझती है कि बेटी होना या बेटा होना ईश्वर के हाथ में है, अपने हाथ में कुछ भी नहीं। फिर क्यों किसी माँ को इस बात के लिए दोषी ठहराया जाए। विनीता भले ही गांव की और कम पढ़ी लिखी है, परंतु वास्तविकता के कठोर धरातल पर चलते चलते समय ने जो ठोकर दिया उससे वो काफ़ी समझदार हो गई है। विनीता अपनी पोती और बहू को लेकर घर आ गई। घर आकर फिर उसकी दिनचर्या शुरू हो गई। पोती की देखभाल कैसी करनी है, नायरा को कैसा खाना देना है, उसके स्वास्थ्य के लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है, आदि बातों का ध्यान रखते रखते समय कहाँ से पंख लगाकर उड़ जाता है, विनीता को पता ही नहीं चलता। वो तो खुश है इस व्यस्तता भरी जिंदगी से, कुछ भी सोचने का समय ही नहीं मिलता। रात को थक कर चूर हो जाती है, तब जाकर बिस्तर पर पड़ जाती है, परंतु उसके कान सदैव खड़े ही रहते हैं। पोती रूही के रोने की आवाज़ जैसे ही आती है, दौड़कर पूछने जाती है उसे क्या हुआ है। जब नायरा से ये संभलती नहीं है तो स्वयं लेकर उसे चुप कराती हैं। सासू माँ के इस तरह के व्यवहार से नायरा के मन में उनके प्रति श्रद्धा भाव जाग उठा। अब वो विनीता और नायरा के बीच में सास बहू का संबंध ही नहीं रहा। अब तो दोनों माँ बेटी और दोस्त बन गए हैं, एक दूसरे से कोई बात छुपाते नहीं हैं। एक बड़ी बात तब सामने आई जब 6 महीने के पश्चात नायरा का ऑफिस जाने का समय आ गया।
रूही को कौन संभाले, इस बात की चिंता नायरा को ज्यादा हो रही है। नायरा को चिंतित देखकर विनीता ने उसे सांत्वना देते हुए कहा, बेटा तुम इतनी चिंतित क्यों हो? मुझ पर भरोसा नहीं है क्या? मुझ में अभी भी इतना दम तो है कि मैं अपनी पोती को अच्छी तरह संभाल सकती हूँ। घर में सारे कार्य करने के लिए नौकर तो हैं ही। तुम चाहो तो एक खाना बनाने वाली रख दो, वो मेरी देख रेख में खाना बना लिया करेगी। फिर मुझे रूही को संभालने में आसानी हो जाएगी। मम्मी आप पर मुझे पूरा भरोसा है। आप ऐसा क्यों कह रही हैं? मुझे तो आपकी चिंता है। आपकी उम्र हो गई है। इस उम्र में एक बच्चे को संभालना इतना आसान कार्य तो नहीं है। मैं तो चाहती हूँ जैसे आपने अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा और संस्कार दिए हैं, ठीक वैसे ही आप अपनी पोती को भी अच्छे संस्कार दीजिए। आपसे अच्छी शिक्षिका और कहाँ मिल सकती है? आपने सही कहा, एक खाना बनाने वाली रख लेती हूँ जो आपकी देखरेख में खाना बना लिया करेगी, तो आप अपनी पोती पर ज़्यादा अच्छे से ध्यान दे पाएंगी। खुश होते हुए नायरा ने कहा। विनीता की देखरेख में उसकी पोती रूही बड़ी होने लगी। अब वो विनीता की उंगली पकड़कर लड़खड़ाकर एक दो कदम चलने लगी। माँ बा दा शब्द उसके मुंह से निकलते तो खुशी के आंसू विनीता की आंखों में झिलमिलाने लगते। जिंदगी का ये अनोखा और सुहाना सफ़र विनीता को इतना पसंद आ रहा है कि मन प्रसन्नता के सागर में डूबकर शांति के सुंदर सुंदर मोतियां तलाश रहा है। अपनी दादी से रोही इतनी घुल मिल गई कि जरा सा आंख से ओझल होते ही बस दादी दादी रोना शुरू। मम्मी जब ऑफिस जाती हैं तो हाथ हिला हिला कर मम्मी को बाय बाय कहकर विदा करती है। पूरा दिन दादी को इतना व्यस्त रखती है कि उसको छोड़कर नहाने जाना भी मुश्किल हो जाता है विनीता के लिए। जब विनीता बाथरूम जाती है तो खाना बनाने वाली संगीता थोड़ी देर किसी तरह उसे संभाल लेती है। इतनी व्यस्त तो शायद विनीता अपने बच्चों को लेकर भी कभी नहीं हुई थी। अपने बच्चों का भी इतना ख्याल नहीं रखा था कभी उसने। इसीलिए कहते हैं ना कि मूलधन से ज़्यादा ब्याज का महत्व होता है। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। एक दिन अचानक विनीता के पेट में हल्का हल्का दर्द होने लगा। विनीता ने सोचा भागते दौड़ते रहने के कारण शायद हुआ होगा। उसने किसी को बताया नहीं। बात उस तक ही सीमित रह गई। यहाँ तक कि अपने पति नारायण को भी नहीं बताया। दो एक दिन इसी तरह चलता रहा, पर एक रात अचानक सोते सोते असहनीय पीड़ा होने लगी। वो चिल्लाकर उठ बैठी। उसके चिल्लाने की आवाज़ सुनकर नारायण नींद से जाग उठा। उसे कुछ समझ नहीं आया तो उसने जाकर अपने बेटे कार्तिक को जगाया। कार्तिक के साथ साथ नायरा भी जाग गई। दोनों ने आकर देखा विनीता दर्द से करा रही है और छटपटा रही है। नायरा को कुछ समझ नहीं आया तो उसने तुरंत माँ को डॉक्टर के पास ले जाने का फैसला किया। विनीता को लेकर कार्तिक और नारायण दोनों डॉक्टर के पास गए। डॉक्टर के चेकअप करने के पश्चात जो बात सामने आई सुनकर दोनों घबरा गए। बच्चादानी में ट्यूमर हो गया है, डॉक्टर ने धीरे से कहा। घबराकर विनीता ने पूछा, इसका क्या इलाज है डॉक्टर साहब? ट्यूमर इस स्टेज पर है कि बच्चेदानी निकालना पड़ेगा। उसके लिए ऑपरेशन करना अति आवश्यक है। जितनी जल्दी हो सके ऑपरेशन करवा लीजिए। मरीज की जिंदगी को खतरा कम होगा और दर्द से हमेशा हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाएगा। ऑपरेशन की बात सुनकर कार्तिक ने घबरा कर पूछा, मेडिसिन से ठीक नहीं होने की उम्मीद है क्या डॉक्टर साहब? अगर ऐसा होता तो मैं अवश्य बताता। जो अच्छा होगा वही बताएंगे। इस स्टेज पर तो बेहतर उपाय यही है, जितनी जल्दी हो सके ऑपरेशन हो जाए। बड़ी शांति से डॉक्टर ने अपनी बात रखी। विनीता को अस्पताल में भर्ती कराया गया और डॉक्टर ने ऑपरेशन की तारीख भी पक्की कर दी। इधर रूही का दादी के बिना रो रो कर बुरा हाल हुआ। जब से नींद में उठी है तब से बस एक ही बात की जिद पकड़ी हुई है, दादी दादी कहाँ है? दादी के पास जाऊंगी, दादी के पास ले चलो। हार कर नायरा और कार्तिक को आखिर रूही को लेकर अस्पताल जाना पड़ा। अस्पताल में दादी को देखते ही मुखड़े पर उज्जवल हंसी बिखर गई और जोर से बोल पड़ी, दादी दादी मैं आ गई, मुझे खेलना है आपके साथ। झट से जाकर दादी की गोद में बैठ गई। अपनी प्यारी पोती को गोद में बैठाकर विनीता भी भावुक हो उठी। रूही के माथे पर एक चुंबन अंकित करते हुए रो पड़ी। अपनी साड़ी के पल्लों से अपने आंसू पोंछते हुए विनीता ने कहा, रूही मेरी प्यारी रूही, दादी कुछ दिन अस्पताल में रहेगी, तुम रोना नहीं। मैं ठीक होते ही तुम्हारे पास आ जाऊंगी। अपनी माँ को परेशान नहीं करना, मेरी अच्छी प्यारी रूही। और उसे गले से लगा लिया। सफलतापूर्वक ऑपरेशन हो गया। सबने शांति की सांस ली। सबके मुखड़े पर इतने दिनों के बाद हंसी की उजली किरणें दिखाई दी। नायरा ने 15 दिन की छुट्टी ले ली
अपनी सासू माँ की देखभाल करने के लिए। घर संभालना, घर में रूही को संभालना, अस्पताल में सासू माँ की देखभाल करना, सारे कार्य नायरा और कार्तिक ने मिलकर बखूबी संभाल लिया। दोनों का साथ नारायण ने दिया। ऑपरेशन की बात सुनकर रिया और दीप्ति भी आ गई। इन दोनों के आ जाने से नायरा को काफ़ी राहत महसूस हुई। दोनों ने अस्पताल में अपनी माँ की देखभाल का कार्य संभाल लिया और नायरा ने घर गृहस्थी का कार्य संभाल लिया। पूरे परिवार को बहुत समय के पश्चात एक साथ देखकर विनीता को भी बहुत सुकून महसूस हुआ। भाभी और नंदों के बीच इतना सुंदर तालमेल देखकर विनीता की आंखों को बड़ी राहत महसूस हुई। एक हफ्ते के पश्चात रिया और दीप्ति अपने अपने घर चली गई। धीरे धीरे विनीता के स्वास्थ्य में सुधार हुआ। नायरा ने भी सासू माँ की सेवा में कोई कमी नहीं रखी। नारायण ने भी हर संभव विनीता का ध्यान रखा। जीवन में पहली बार सब लोगों से इतनी सेवा पाकर विनीता की आंखें ना भीगे, ऐसा कभी संभव नहीं हो सकता। जीवन भर सबकी सेवा करती रही विनीता, परंतु सेवा पाने में सही मायने में कैसा सुख होता है, इसका एहसास उसे बीमार पड़ने के बाद ही हुआ। सबसे इतना स्नेह पाकर ईश्वर को बार बार धन्यवाद देती रही। हे ईश्वर, तुमने मेरा भाग्य बहुत फुर्सत से गढ़ा है। सब लोगों ने मुझ पर इतना स्नेह लुटाया, मेरा इतना ध्यान रखा। सचमुच में मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ। ऐसी ही कृपा दृष्टि सदैव सब पर बनाए रखना प्रभु। मम्मी जी, आपकी तबीयत अभी पूरी तरह ठीक नहीं हुई। कोई कार्य करने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। जाइए, आप आराम कीजिए, मैं संभाल लूँगी सब कुछ। विनीता उठकर धीरे धीरे कुछ करने के लिए रसोई घर की ओर जा रही थी। तभी नायरा ने उसे बड़े प्यार से टोक दिया। बैठे बैठे समय काटे नहीं कटता बहू, इसीलिए सोच रही थी तुम्हारा थोड़ा बहुत हाथ बटा दूं। विनीता ने झिझकते हुए कहा। काम कहाँ भागे जा रहा है मम्मी जी, आप ठीक हो जाए पहले। अभी बहुत कमजोरी है आपके शरीर में। आप ही का घर है, काम भी आप ही को संभालना है और आपकी पोती को भी संभालना है। वैसे भी आपके लाड प्यार में रूही बहुत जिद्दी हो गई है। मेरी बातें बिल्कुल नहीं सुनती, कुछ भी कहो तो बस एक ही रट लगाती है। नहीं, मैं दादी के पास जाऊंगी। सब दादी करेंगी, दादी खिलाएंगी, दादी नहलाएंगी। जितने उसके बहाने हैं वो केवल आप ही संभाल सकती हैं। कुछ दिनों के पश्चात तो मुझे ऑफिस जाना है, तब रहना आप दोनों दादी पोती, खूब मस्ती करना दोनों मिलकर। इसके पहले आपको पूरी तरह ठीक होना पड़ेगा, तभी आप अपनी नखरीली पोती को संभाल सकती हैं। मुस्कुराते हुए नायरा ने सासू माँ से कहा। नायरा की इतनी प्यारी प्यारी बातें सुनकर विनीता की आंखें गीली हो गईं। आंखों में आंसू लेकर भर्राई हुई आवाज में उसने कहा, लोग कहते हैं पराई लड़की कभी अपनी नहीं हो सकती। जाने क्यों लोग ऐसा सोचते हैं। मैं तो सामने देख रही हूँ साक्षात। पराई लड़की ने तो अपनी लड़की से भी ज़्यादा ध्यान रखा मेरा। जो लड़की इतना प्यार लुटा सकती है वो पराई कैसे हो सकती है। सचमुच नायरा, अगर तुम मेरी देखभाल नहीं करती तो मैं इस बार जिंदा नहीं बचती। तुमने मुझे नई जिंदगी दी है। भगवान हर जन्म में तुम्हें मुझे बहू के रूप में दे और मैं तुम्हें बेटी बनाकर अपने गले लगा लूं। सासू माँ के मुख से पहली बार अपना नाम सुनकर और उनकी बातें सुनकर नायरा की आंखें भी भीगने लगीं। वो सासू माँ के पास आकर बैठ गई और उनके गले में हाथ डालकर आंखों के आंसू पोंछते हुए कहा, मम्मी जी, आपने भी तो मेरा इतना ध्यान रखा था जब मैं गर्भवती थी। मेरी माँ के ना होने की कमी बिल्कुल महसूस नहीं होने दी। शायद मेरी माँ भी इतना ध्यान नहीं रखती जितना आपने रखा। मुझे एक पल के लिए अपनी माँ की कमी महसूस नहीं हुई। भावुक होकर उसने नायरा के माथे पर एक स्नेह चिन्ह अंकित कर दिया और कहा, अगर मैं माँ की जैसी हूँ तो आज से मुझे मम्मी जी मत कहना, केवल माँ कहकर पुकारना। तुम्हारे मुंह से माँ शब्द सुनने के लिए मेरे कान तरस रहे हैं। पूरे वातावरण में स्नेह की किरणें फैलकर वातावरण को मंत्रमुग्ध कर गईं और चारों ओर स्नेह की सुगंध बिखर गई। आज विनीता को सही मायने में अपने जीवन को एक नए रूप में देखने का अवसर प्राप्त हुआ। विनीता स्वस्थ हो गई पूरी तरह। फिर से शुरू हो गई उसकी दिनचर्या। सुबह उठकर नायरा का हाथ बटाना। कई बार नायरा मना करती है, मम्मी आप रहने दीजिए, हम दोनों मिलकर संभाल लेंगे सब कुछ। आपकी तबीयत अभी पूरी तरह से ठीक नहीं हुई है। परंतु विनीता कहाँ मानने वाली नायरा की बात। उसे तो बैठे बैठे ही बोरियत सी महसूस होने लगती है। काम में लगी रहती है तो मन चंगा। जैसी बचपन से आदत पड़ी है उसे बुढ़ापे में बदली भी तो नहीं जा सकती। काम में व्यस्त रहती है तो उसका मन खुश रहता है।
रूही अब बड़ी होने लगी है, उसे खेलने के लिए घर में कोई साथी चाहिए। कई बार अपनी दादी से कह चुकी है, दादी मेरी सहेली रुचि का भाई भी है, वो अपने भाई के साथ खेलती है। कई बार आकर मुझे बताती है, मेरा कोई भाई क्यों नहीं है, मम्मी से कहिए ना अस्पताल से मेरे लिए एक भाई लेकर आएं। अकेले खेलने में मेरा मन नहीं लगता। विनीता उसे क्या जवाब दे समझ में नहीं आता। रूही को चुप कराने के लिए बस इतना कहती हैं, एक दिन तुम ही अपनी माँ से कह दो ना, तुम्हारे लिए कोई भाई लेकर आए। मेरी बात तो नहीं सुनती तुम्हारी माँ। सचमुच एक दिन रूही ने अपनी माँ से पूछ ही लिया, मम्मी मेरी सहेली रुचि का एक भाई है, वो अपने भाई के साथ खेलती है, मेरे साथ खेलने वाला कोई नहीं। मेरा कोई भाई क्यों नहीं है, आप अस्पताल से मेरे लिए एक भाई लेकर आओ ना, दोनों मिलकर खेलेंगे, खूब मजा आएगा। रूही के मासूम सवालों का क्या जवाब दे नायरा। कुछ समझ में नहीं आया तो इतना ही कहा, ले आएंगे बेटा, जब समय होगा तो ले आएंगे, अभी तुम अपनी दादी के साथ खेलो। दादी कितने अच्छे से तो खेलती हैं तुम्हारे साथ। मेरा अच्छा बेटा जिद नहीं करते, अभी तुम सो जाओ बेटा, कल सुबह फिर उठना है स्कूल के लिए। मेरा राजा बेटा। रूही के सवालों से परेशान होकर एक दिन विनीता ने हिम्मत कर ही डाली, नायरा बेटा तुमसे एक बात करनी है, बुरा मत मानना। रूही आजकल मुझसे बहुत सवाल करने लगी है। वैसे उसका सवाल गलत भी नहीं है, हमेशा कहती है, दादी मेरा कोई भाई क्यों नहीं है, मम्मी से कहो ना मेरे लिए अस्पताल से एक भाई लेकर आएं। मैं क्या जवाब दूं, मुझे समझ में नहीं आता। क्यों नहीं दूसरे बच्चे के लिए सोच लेते हो तुम दोनों। माँ, हमने भी कई बार सोचा है परंतु हिम्मत नहीं होती। आप ही बताइए, दूसरा बच्चा आ गया तो उसे कौन संभालेगा। आपकी तबीयत भी अब उतनी ठीक नहीं रहती है और फिर आपकी उम्र भी बहुत हो गई है। दूसरे बच्चे को संभालने का सोचकर तो मुझे डर लगता है। रूही को संभालने में ही कितनी परेशानी उठानी पड़ी। नायरा के चेहरे पर परेशानी की लकीरें स्पष्ट दिखाई दे रही थी। मैं और तुम्हारे पिताजी मिलकर संभाल लेंगे, तुम इतनी चिंता क्यों करती हो। घर में सारे कार्य करने के लिए नौकर हैं, कुक है, मुस्कुराते हुए समझाया विनीता ने। नहीं माँ, पापा की तबीयत ठीक कहाँ है, उनको डायबिटीज है, हाई ब्लड प्रेशर है, वे तो अपनी तबीयत को लेकर ही परेशान हैं, उनको अलग से परेशान करना उचित नहीं है। घर में नौकर हैं तो क्या हुआ, एक बच्चे को संभालना तो बड़ा कठिन काम है। कई काम संभल जाते हैं लेकिन बच्चा संभालना बहुत मुश्किल काम है। आप चिंता मत करिए, रूही को मैं समझा दूंगी। नायरा ने समझाते हुए कहा, ठीक है बेटा, जैसा तुम लोग अच्छा समझो। मेरे मन में एक बात थी सो मैंने कह दिया, इसका बुरा मत मानना। कैसी बातें कर रहे हो आप, माँ की बात बेटी बुरा क्यों मानेगी। आप मन में कुछ मत रखिए, मैंने बुरा नहीं माना। अच्छा किया आपने मन की बातें मुझसे की, मन की बातें मुझसे नहीं करेंगी तो फिर किससे करेंगी। मुस्कुरा कर नायरा ने कहा, समय का चक्र चल रहा था जैसा हमेशा चलता है। विनीता का समय भी अच्छा ही चल रहा था, परंतु एक रात अचानक पति नारायण की तबीयत बहुत खराब हो गई। उन्हें दिल का दौरा पड़ गया। रात को ही आनन फानन में अस्पताल में लेकर जाना पड़ा। बड़ी मुश्किल से अस्पताल तक पहुंचे ही थे कि तबीयत और बिगड़ने लगी। जल्दी से डॉक्टरों ने आईसीयू में भर्ती कराया, परंतु समय जब खराब होता है तो किसी से कहकर नहीं आता। विनीता का वक्त भी खराब आ गया था। पति नारायण चल बसे, डॉक्टर उसे बचा नहीं पाए। विनीता का बड़ा मन था थोड़ा सा समय निकालकर दोनों मिलकर गांव जाएंगे, कुछ दिन गांव में रहेंगे, घर की देखभाल करेंगे, पर नसीब ने साथ ही नहीं दिया। मन की इच्छा मन में ही रह गई। एक बार विनीता ने बेटा बहू से कहा भी था, कुछ दिनों के लिए मैं गांव चली जाती हूँ, तुम लोग छुट्टी लेकर रूही की देखभाल करो, परंतु दोनों ने मना कर दिया। नहीं माँ, आपको अकेले गांव नहीं जाने देंगे, चलना है तो सब मिलकर चलेंगे। रूही के स्कूल छुट्टी हो जाने दो, फिर हम सब मिलकर 2-4 दिन के लिए गांव होकर आएंगे, आपके मन की इच्छा भी पूरी हो जाएगी। बेटा बहू की बातें सुनकर विनीता चुप हो गई। ठीक ही तो कहा है दोनों ने, अभी मेरी तबीयत भी पहले जैसी नहीं रही, उम्र भी ज़्यादा हो गई, ऐसे में अकेले जाकर गांव में रहना भी ठीक नहीं है। बच्चे मेरे बारे में बहुत सोचते हैं, उनके विरुद्ध जाकर कोई काम करना उचित नहीं होगा। मन ही मन सोचा विनीता ने, समय बड़ा बड़ा घाव भर देता है। विनीता का घाव भी भर दिया। धीरे धीरे वो पहले जैसी हो गई, पर जीवन में एक कमी सी महसूस होती है पति की। अब घर में अकेले रहती है तो अतीत की उन पगडंडियों में मन बिचड़ने लगता है, जहाँ से जिंदगी का सबसे कठिन रास्ता चलना शुरू किया था।
पहले पति थे तो सुख दुख बांट लिया करती, पर अब मन ही मन सोच कर ही रह जाती है। जितना संभव होता है बच्चों से बांट लेती है, बाकी मन की बात मन में रह जाती है। पर उसने मन को समझा लिया, अब जब तक जीवन है ये कमी तो रहेगी, इसी के साथ जीवन का रास्ता भी चलना पड़ेगा, हंसना मुस्कुराना भी पड़ेगा। बच्चों को खुश रखने के लिए स्वयं को भी खुश रखना पड़ेगा, स्वस्थ ठीक रखने के लिए। इसी को तो जिंदगी कहते हैं। मेरी जिंदगी में ईश्वर ने सब कुछ तो दिया है, फिर पीछे मुड़ मुड़ कर देख कर मन में उदासी भर लेने का कोई अर्थ नहीं है। एक दिन सबको दुनिया छोड़कर जाना पड़ता है, मुझे भी एक दिन जाना ही होगा। परंतु जब तक जीऊँ क्यों ना बच्चों के साथ खुश रहकर जिंदगी गुजार दूँ। मुझे खुश देखेंगे तो बच्चे भी खुश रहेंगे। मैं एक माँ हूँ, बच्चों की खुशी के लिए तो मुझे सोचना ही पड़ेगा। मैं ऐसा कोई कार्य नहीं करूँगी जिससे बच्चों के चेहरे पर चिंता की लकीरें उभर आएं। ईश्वर ने मुझे एक अनमोल तोहफा दिया है, रूही के रूप में। रूही है ना जीवन के खालीपन को दूर करने और खुशियाँ भरने के लिए। सारी बातें सोचकर विनीता के चेहरे पर एक मुस्कान बिखर गई और जीने की ऊर्जा मिल गई। बड़ी बहू के सारे पार्ट पूरे हो गए। आशा करती हूँ आपको हमारी कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।